अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक रहेगा जो हमारा पिछला बकाया सबक रह गया था। तो पिछला हमारा सबक था कि एक ही आवाज़ के लिए मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल होते हैं। तो उस सबक में मैंने आपको अलीफ से लेकर आइन तक की मिसालें दे दी थी और अलीफ से आइन तक मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था कि एक ही आवाज़ के लिए मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सी आवाज़ के लिए कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला बकाया सबक सरसरी तौर पर पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आज का सबक शुरू करता हूँ। त की आवाज़ के लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, ता और तो। त की मिसाल जैसे तरबूज और तो की मिसाल जैसे तोता। और स की आवाज़ के लिए भी उर्दू में तीन हरूफ इस्तेमाल होते हैं, सा, सीन, सोद। तीनों की मिसाल हैं सरवत, सर और सलात। और ज की आवाज़ के लिए उर्दू में पांच हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जीम, जा, ज़ौद, ज़ो, ज़ाल। पांचों की मिसालें ये हैं जुमला, ज़िंदगी, ज़ालिम, ज़रूर, ज़रिया। और ह की आवाज़ के लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, बड़ी हा और छोटी हा। दोनों की मिसालें हालत, हिलना। फिर ख की आवाज़ के लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, खा और काफ हा, ख। ख़राब, खीर। दोनों की मिसालें ये हैं। उसके बाद अलीफ, आइन, हमज़ा। इन तीनों की मिसालें हैं इमली, इल्म, टाइप। अ की आवाज़ के लिए ये तीनों हरूफ इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने आपको अलिफ से लेकर आइन तक अच्छी तरीके से समझा दिया था कि कौन सी आवाज़ के लिए कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं, और मैंने आपको हर एक हर्फ की अलग अलग मिसाल दे दी थी। अब हम गैन से शुरू करते हैं कि ग की आवाज़ के लिए कितने हरूफ इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी मिसालें क्या हैं। तो गैन की मिसाल जैसे गैन से गुब्बारा और गाफ से गुलाब। ये भी लफ्ज़ ग है और ये भी लफ्ज़ ग है। तो ग के लिए दो हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, गैन और गाफ। गैन की मिसाल जैसे गुब्बारा और गाफ की मिसाल जैसे गुलाब। उसके बाद फ के लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, फ और फ की मिसाल जैसे फव्वारा और फ की मिसाल जैसे फूल। तो दोस्तों, ये भी फ है, ये भी फ है। तो फ के लिए फ़ा भी इस्तेमाल होता है और फ के लिए फ भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद क की आवाज़ के लिए उर्दू में दो हरूफ है, काफ और काफ। काफ की मिसाल जैसे कलम और काफ की मिसाल जैसे कलाम। कलम और कलाम ये दोनों क ही है, मगर इसके लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, काफ और काफ। उसके बाद लाम, मीम, नून, वाव। इन चारों हरूफ की जो आवाज़ें हैं इनके लिए सिर्फ यही हरूफ इस्तेमाल होते हैं, इनके अलावा और कोई दूसरा हर्फ इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ल के लिए लाम के अलावा कोई दूसरा हर्फ इस्तेमाल नहीं होता है, म की आवाज़ के लिए मीम के अलावा कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं होता है, न और व की आवाज़ के लिए भी नून और वाव के अलावा कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद हमज़ा। हमज़ा का तज़किरा हम पहले ही कर चुके हैं कि अलीफ, आइन, हमज़ा इन तीनों की आवाज़ अ की होती है और इन तीनों की मैंने आपको मिसाल भी दे दी थी। हमज़ा की मिसाल जैसे टाइप। उसके बाद य की आवाज़ के लिए उर्दू में दो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, छोटी या और बड़ी या। सिर्फ फ़र्क इतना है कि छोटी या ई की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं और बड़ी या ए की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होती है। छोटी या की मिसाल जैसे चील और बड़ी या की मिसाल जैसे जेल। तो दोस्तों, अगर हम कल और आज का सबक सामने रखें तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि आवाज़ एक ही है, मगर इनके लिए मुतअद्दिद हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ही आवाज़ के लिए कई कई हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ज़ की आवाज़ के लिए ज़ा, ज़ाल, ज़ो, ज़ौद, ये तमाम हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जो भाषा जानते हैं, जो ज़ुबान आप जानते हैं, आप चाहे हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो,
तो आप उर्दू ज़ुबान को उन ज़बान के एतबार से देखेंगे और उन ज़बान को ध्यान में रखते हुए आप उर्दू भाषा को समझेंगे। मिसाल के तौर पर आपके जहन में एक लफ्ज़ है ज के लिए हिंदी में एक ही लफ्ज़ होता है, तो आप ये सोचेंगे कि ज एक ही तरीके से बोला जाता है और ज एक ही हर्फ है। मगर उर्दू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर लफ्ज़ ज को उर्दू में लेकर आएंगे तो ज और ज़ को बहुत सारे तरीके से अदा किया जाता है, जिसकी वजह से हुरूफ भी बदल जाते हैं और आवाज़ भी बदल जाती है। तो दोस्तों, कल के सबक में मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा हर्फ कैसे अदा होगा और उनकी आवाज़ कैसे निकलेगी। कौन से हर्फ के लिए हम ज़बान को कहाँ लगाएंगे, कौन से हर्फ के लिए हम ज़बान को दांतों की दाईं तरफ लगाएंगे या बाईं तरफ लगाएंगे, या ज़बान को ऊपर के तालू से लगाएंगे या ज़बान को हम होठों से लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको कल के सबक में बताऊंगा। कल का सबक हमारा मखरज का सबक रहेगा। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, यानी कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, वो चीज़ मैं आपको कल के सबक में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का सबक पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आपको ये पता है कि एक ही आवाज़ के लिए मुख्तलिफ हरूफ होते हैं, तो अगर आपको बग़ैर देखे उर्दू लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक ही आवाज़ के लिए कौन कौन से हरूफ आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ, गुलाब। तो आपको पता है कि ग के लिए उर्दू में दो लफ्ज़ आते हैं, तो आपके जहन में एक तो गाफ आएगा, एक गईन आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा या तो गईन होगा या गाफ होगा। इसके अलावा आपका जहन किसी और हर्फ पर नहीं जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से हर्फ के लिए गईन इस्तेमाल होगा और कौन से हर्फ के लिए गाफ इस्तेमाल होगा। और हाँ, आप अगर किसी हर्फ की स्पेलिंग सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आपको उसकी स्पेलिंग हमेशा के लिए याद रहेगी। वो इस तरह कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि एक लफ्ज़ है गुलेल। गुलेल में शुरू में गईन आता है। ये लफ्ज़ मैंने आज से 15 साल पहले उर्दू की दूसरी किताब में लिखा हुआ देखा था, तो वो लफ्ज़ मुझे आज भी याद है कि गुलेल के लिए गईन ही इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ मैंने ज़िंदगी में एक ही बार एक जगह लिखा हुआ देखा, मगर आज से 15 साल के बाद भी मुझे याद है कि गुलेल के लिए लफ्ज़ गईन इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मेरा ये बात सुनाने का मकसद यही है कि किसी भी हर्फ को आप एक बार लिखा हुआ देख लेंगे या किसी भी लफ्ज़ की स्पेलिंग एक बार देख लेंगे तो वो स्पेलिंग आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, आज के सबक में तो सिर्फ इतना ही। बाकी हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है किताबत। तो दोस्तों, हमने सीन जीम तक सबक मुकम्मल कर लिया था। अब हम सीन दाल बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीन का शोशा बनाएंगे ऊपर, उसके बाद नीचे एक शोशा बनाएंगे, उसके बाद दाल को हम नीचे के शोशे के बराबर बनाएंगे। सद एक बार मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन रा हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले हम सीन का एक शोशा लिख देंगे, उसके बाद नीचे के शोशे के साथ ही हम रा बना देंगे। यानी हम इसमें 3 शोशे नहीं बनाएंगे, बल्कि सीन के दूसरे शोशे के साथ ही हम रा के लिए नीचे लाइन खींच देंगे, जैसा कि। उसके बाद सीन हम ऐसे बनाएंगे। इसमें आप शोशा का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो हम शोशा बनाएंगे वो ऊपर रहेगा और जैसे जैसे हम शोशे बनाते जाएंगे वो शोशे नीचे उतरते जाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सीन का एक शोशा बनाना है। उसके बाद ये तो पहले वाला सीन हो गया। उसके बाद सीन को सीन से मिलाएंगे। तो पहले शोशा बनाना है, उसके बाद दूसरा शोशा, उसके बाद तीसरा शोशा। ऐसे हम बनाएंगे। एक बार मैं आपके सामने बनाकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सीन बनाएंगे। इतना आप याद रखिए। शोशा ऊपर है, फिर दूसरा शोशा उससे नीचे है, तीसरा उससे नीचे, फिर उसके नीचे, फिर शोशा उसके नीचे, यानी इसमें 5 शोशे हैं। उर्दू लिखने के दौरान आपको शोशों का बहुत ध्यान रखना है। ये उर्दू की बारीकी है, इसका आप ख्याल रखें। शोशे और नुक्ते हम उर्दू लिखने के दौरान कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लीजिए। उसके बाद सीन शीन भी इसी तरीके से लिखा था, सिर्फ इसमें हम नुक्ते बढ़ा देंगे। तो चलिए हम सीन लिखते हैं।
यानी हम सबसे पहले शीन का शोशा बनाएंगे, उसके बाद सीन पूरा लिखेंगे। एक बार मैं आपके सामने लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम शीन सीन लिखेंगे। उसके बाद सीन सौद, पहले हम सीन लिखेंगे, सीन के शोशे बनाएंगे 3, उसके बाद पूरा सौद लिखेंगे हम। इस तरीके से हम सीन सौद लिखेंगे। एक बार मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी हम पूरा सीन लिखने के बाद तो बना देंगे। एक बार मैं लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन आइन को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम सीन बना देंगे, उसके बाद आइन के लिए हम लाइन इधर ले जाएंगे, उसके बाद उसी लाइन को हम बैक लेकर आएंगे। सीन आइन हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से लिखकर बता देता हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।